हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल 9 क्लासेस में। आज हम लोग सेकंड केमिस्ट्री क्लास 12 की सेकंड केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लास्ट चैप्टर का नाम है जेवोलू। तो देखिए जेवोलू क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। जैव प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन क्या होता है, एमिनो अम्ल क्या होता है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, ये सब की चीजें क्या हैं। ठीक, तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जेवोलू से। तो देखिए जेवोलू क्या है। जैव अणु वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक, जटिल मतलब कठोर, कार्बनिक यौगिक मतलब जो कार्बनों से मिलकर बने हुए यौगिक हो। ठीक है, ऐसे यौगिकों की बात हुई है यहाँ पे जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं। जैव द्रव्य होता है कोशिका भित्ति के अंदर। ठीक है, एक कोशिका होती है, हमारे ब्लड सेल्स में होती है, तो कोशिका होती है, उनको जीवित रखने के लिए जिस द्रव्य की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं जैव द्रव्य, जिससे हमारा संपूर्ण शरीर क्रियात्मक रहता है। ठीक है, कार्य करता है और हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा मिलती है। तो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं तथा जीवधारियों की वृद्धि, अनुरक्षण तथा सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी है। जीवधारियों के लिए वृद्धि यानी कि इनके विकास के लिए। अनुरक्षण मतलब हमारी जो शरीर में कुछ चीजें जैसे कट पिट जाता है, ठीक है, तो अपने शरीर की रक्षा करने के लिए जो अणु निर्मित होते हैं उनको बोलते हैं अनुरक्षण। ठीक है, अनुरक्षण तथा सामर्थ्य मतलब हमारी शक्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। यहाँ पे यौगिक है, यौगिकों कर लीजिए, यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, हार्मोन्स आदि। ठीक है, लिपिड, हार्मोन्स आदि, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे जाकर के पढ़ेंगे। क्या न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ठीक है, क्या प्रोटीन है और क्या हार्मोन्स है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर एक वर्ड आ गया कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले नाम आया कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन भी है। ठीक है, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट व्यापक रूप से पौधे एवं जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो पौधों एवं जंतुओं में पाया जाता है। इसके कुछ सामान्य उदाहरण जैसे ईसु शर्करा, ये गन्ने का रस, स्टार्च, सेलुलोज आदि। स्टार्च भी पेड़ पौधों का, सेलुलोज भी पेड़ पौधों का है। ठीक है, आदि ये कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है और जल में भी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 ही होता है। ठीक है, देखिए दोबारा से देखिए, इसका सामान्य उदाहरण ईसोशर्करा, स्टार्च और सेलुलोज आदि हो गए। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है और जल में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 ही होता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट में होता है अनुपात हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, जितनी मात्रा में हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसमें होते हैं अनुपात में, उतने ही अनुपात में जल में होते हैं। इसलिए इन्हें कार्बन के हाइड्रेट अर्थात कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CHH2O होता है, परंतु यह प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट के लिए सही नहीं है। जैसे रेडिनोज कार्बोहाइड्रेट के लिए यह सूत्र व्यापक रूप से सही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस सूत्र को फॉलो करते हैं। ठीक है, इस सूत्र के आधार पर जिनका सूत्र लिखा जा सकता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सभी कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे नहीं है जिनको इस सूत्र में सही करके लिखा जा सके या इस सूत्र की भांति इस सूत्र के में रूपांतरित किया जा सके। सभी कार्बोहाइड्रेट ऐसे नहीं होते। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे का कार्य करते हैं। चलिए कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इसमें नाम आया था, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा देखी थी। अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन के आधार पर 3 भागों में किया गया है। वर्गीकरण यहाँ पर हटा देते हैं, वर्गीकरण किया गया है, ऐसा ठीक है। तो देखिए दोबारा देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण यानी कि बांटा गया है कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन के आधार पर 3 भागों में किया गया है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन के आधार पर किया गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, मतलब जल के साथ अभिक्रिया करके 3 प्रकार के अलग अलग यौगिक देता है, तो उसके आधार पर हम लोगों ने इसका वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो इसमें तीनों प्रकार लिखे गए। नंबर 1 है मोनोसैकेराइड, नंबर 2 है ओलिगोसैकेराइड और नंबर 3 है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड को देखते हैं सबसे पहले। मोनोसैकेराइड ऐसे छोटे कार्बोहाइड्रेट यौगिक जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन के सरल यौगिक प्राप्त नहीं किए जा सकते। ठीक है,
ऐसे छोटे कार्बोहाइड्रेट यौगिक जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन के सरल यौगिक प्राप्त नहीं किए जा सकते उन कार्बोहाइड्रेट इकाइयों को मोनोसैकराइड इकाई कहते हैं। प्रकृति में अभी तक 20 मोनोसैकराइड ज्ञात हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज आदि। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है और इसी प्रकार से आप थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिखी हुई आएगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर आगे का काम करते हैं। चलिए अब देखते हैं ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मोनोसैकराइड की 2 से 10 तक की इकाइयां प्राप्त होती हैं। मोनोसैकराइड मतलब कि अगर हम एक ओलिगोसैकराइड का जल अपघटन करें तो उससे 2 मोनोसैकराइड भी प्राप्त हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 10 तक। ठीक है, 10 तक के मोनोसैकराइड प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसैकराइड कहते हैं। ओलिगोसैकराइड के जल अपघटन के पश्चात प्राप्त मोनोसैकराइड इकाइयों को उनकी संख्या, जितने भी प्राप्त मोनोसैकराइड की संख्या होगी, देखिए ओलिगोसैकराइड के जल अपघटन के पश्चात प्राप्त मोनोसैकराइड इकाइयों को उनकी संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि अगर किसी ओलिगोसैकराइड से 2 मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, किसी ओलिगोसैकराइड से 2 मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, तो उस ओलिगोसैकराइड को डाइसैकराइड भी कहते हैं। अगर किसी ओलिगोसैकराइड के जल अपघटन से 3 मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, तो उस ओलिगोसैकराइड को ट्राइसैकराइड भी कहते हैं। और अगर इसी प्रकार किसी सैकराइड से, किसी ओलिगोसैकराइड से 4 मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त हो जाए, जल अपघटन करें, 4 मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त हो जाए, तो उस ओलिगोसैकराइड को टेट्रासैकराइड भी कहते हैं। तो देखिए इस बात को यहाँ पर लिखा गया है, इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। जैसे यदि 2, 3, 4 मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, ठीक है, 2 मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, उनकी संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे यदि 2, 3, 4 मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, तो उन्हें डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड या टेट्रासैकराइड में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अगर 2 होंगे तो डाइसैकराइड बोला जाएगा, 3 होंगे तो ट्राइसैकराइड और 4 होंगे तो टेट्रासैकराइड। ठीक है, ओलिगोसैकराइड को भी क्या बोलेंगे, टेट्रासैकराइड की में वर्गीकृत किया जाता है। ओलिगोसैकराइड के उदाहरण जैसे सुक्रोज, ठीक है, जैसे सुक्रोज दिया गया यहाँ पे लिखा गया कोमा, सुक्रोज के जल अपघटन से 2 मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, ग्लूकोज व फ्रक्टोज। इसलिए सुक्रोज को डाइसैकराइड भी कहते हैं। सुक्रोज क्या होता है, ओलिगोसैकराइड के अंदर आता है। ओलिगोसैकराइड का एक उदाहरण है सुक्रोज। और सुक्रोज से 2 मोनोसैकराइड प्राप्त होते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। ठीक है, 2 मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त हुई। अगर 2 मोनोसैकराइड इकाई प्राप्त हुई तो इसको बोल सकते हैं डाइसैकराइड, तो इसको फिर हम डाइसैकराइड भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण है, देखिए यहाँ पर नोट करके लिखा गया है। आप लोग चाहे तो यहाँ तक लिखकर छोड़ सकते हैं और अगर चाहे तो आगे इसको लिख सकते हैं। नोट करके लिखना है, अगर इच्छा हो तो लिख लीजिए, वरना रहने दीजिए। ऐसे ही माल्टोज जिसके जल अपघटन से 2 ग्लूकोज की इकाइयां प्राप्त होती है, इसलिए इसे भी डाइसैकराइड कहते हैं, क्योंकि इससे 2 ग्लूकोज की इकाइयां प्राप्त होती है। अब एक मोनोसैकराइड में कितने कार्बन होते हैं, देखिए एक मोनोसैकराइड में 1 से लेकर के 6, 7 तक कार्बन हो सकते हैं। अगर किसी यौगिक में 1 से 7 तक के कार्बन आते हैं, ठीक है, किसी पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक में जिसमें एल्डिहाइड समूह हो या कीटोन समूह और उसमें 1 से लेकर के 7 तक के कार्बन आते हो, ठीक है, तो उसको मोनोसैकराइड कहते हैं। फिर चाहे वो 3 कार्बन का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो या 7 का हो, उसको बोलते हैं ओलिगोसैकराइड। जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ग्लूकोज भी 6 कार्बनों से निर्मित होता है, फ्रक्टोज भी। ग्लूकोज का सूत्र होता है ये C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। फ्रक्टोज का सूत्र भी यही है, बस इन दोनों में अंतर क्या है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है और फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। चलिए खैर ये तो आगे की बात है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है पॉलीसैकेराइड। तीसरा पार्ट है नाश्ता ओलिगोसैकेराइड के बाद पॉलीसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट यौगिक जिनमें जल अपघटन से अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, जिनके जल अपघटन करने से अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक को पॉलीसैकेराइड कहते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गोम आदि। पॉलीसैकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते,
इसलिए इन्हें अशर्करा भी कहते हैं। शर्करा उस चीज को कहते हैं जो स्वाद में मीठी होती है, तो ये मीठी नहीं होती इसलिए इसको अशर्करा कहते हैं। नोट करके आप लोग लिख लीजिए, जो कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं तथा क्रिस्टल या ठोस होते हैं, क्रिस्टल की बात है ठोस होते हैं, क्रिस्टल वो होता है जो हमारी फिंगरिंग के बीच में रड़क सके, ऐसी कोई ठोस वस्तु जो हमारे अंगुलियों के बीच में रड़क सके, जैसे कि नमक का दाना हो गया, चीनी का दाना हो गया, में क्या होती है, चीनी का कण हो गया, नमक का कण हो गया, वे हमारे फिंगर के बीच में रख सकते हैं, ठीक है, वो ठोस भी होते हैं, उनको हम दबाते हैं तो वो दबते नहीं है, मतलब दबाते हैं तो वो हाथ में फिंगर में चुभते हैं लेकिन फूटते नहीं, ठीक है, तो ऐसी चीज को क्रिस्टल बोला जाता है जो हमारे फिंगर के बीच में रख सके, उन्हें शर्करा कहते हैं। क्रिस्टल ठोस होते हैं उन्हें शर्करा कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज आदि, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए अगला नंबर आता है ग्लूकोज की संरचना। वैसे तो हमें इससे पहले ग्लूकोज की संरचना से पहले ग्लूकोज का निर्माण करके देखूंगा, ठीक है, कि ग्लूकोज को बनाया कैसे जा सकता है, लेकिन ग्लूकोज को बनाने से पहले हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना का पता होना चाहिए, ठीक है, तो हम इसलिए पहले ग्लूकोज की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ हमने लिखा है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। आपके पेपर में प्रश्न आ सकता है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना आप क्या समझते हैं, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को समझाइए। तो यहाँ पर ग्लूकोज में एक एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज का मतलब है इसमें एक एल्डिहाइड समूह होता है पहले ही कार्बन का, वो हम आपको दिखाएंगे क्लास में। एल्डिहाइड समूह होता है जिसके कार्य है प्रकृति में सरल व चक्रीय दोनों संरचनाओं में होती है, ठीक है। इसका पहला कार्बन CHO एल्डिहाइड समूह इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के कारण हेमी एसिटल बनाता है, जिससे हम ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कहते हैं। तो चलिए हम ग्लूकोज की एक सरल संरचना बनाते हैं। पहले ग्लूकोज की सरल संरचना कैसे बनेगी, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन होते हैं, ठीक। पहले कार्बन एल्डिहाइड समूह CHO होता है, दूसरे कार्बन पर इस तरीके से अपने राइट हैंड की साइड में हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है, OH, लेफ्ट हैंड की साइड में हाइड्रोजन होता है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे कार्बन पर आकर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप इस साइड होता है और हाइड्रोजन राइट साइड। सिर्फ और सिर्फ ये तीसरे नंबर के कार्बन पर ही हाइड्रोक्सी ग्रुप इस साइड होता है, बाकी सब में हाइड्रोक्सी ग्रुप उसी साइड रहेगा, राइट साइड। केवल और केवल तीसरे नंबर के कार्बन का हाइड्रोक्सी समूह लेफ्ट हैंड साइड होता है, बाकी सब में इसी साइड। ये होती है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, सरल संरचना। यहाँ पर ये CHH आगे कार्बन नहीं जुड़े हैं, तो हम इन दोनों हाइड्रोजनों को एक साथ यहाँ पर लिख सकते हैं CH2 की फॉर्म में। तो मैं इसको साफ कर दूं, यहाँ CH2 ही लिख देता हूँ, CH2, ठीक है। चलिए ये ग्लूकोज की सरल संरचना है। ग्लूकोज की सरल संरचना, तो ग्लूकोज की सरल संरचना हमने बनाई। अब इसके बाद ग्लूकोज की चक्रीय संरचना नंबर आता है। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियर अटैक के कारण होता है ये इंट्रामोलिक्यूलर अटैक थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर देखा जाता है, ठीक है। इसमें फिशर प्रोजेक्शन होता है जिसमें इसकी 2 संरचनाएं बनती है, तो हम लोगों को इस बात को याद रखना है कि इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियर अटैक के कारण ये होता है और इसमें हेवी एसिड बनता है, ठीक है। लेकिन ये एक बड़ी बात है, एक लंबा प्रोसीजर है, इसको हम इसके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। हम यहाँ पर एक सीधी इसकी ग्लूकोज की संरचना समझेंगे सरल शब्दों में, ठीक। इंट्रामोलिक्यूलर अटैक के कारण ये होता है, इसलिए होता है देखो कि यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप एक साथ है, 1 2 3, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप एक साथ है। हम लोग यहाँ ऐसा समझते हैं, ठीक है, एक लंबी चौड़ी बात नहीं करके छोटे से क्लिप में ऐसा समझते हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप तीनों के तीनों नेगेटिव चार्ज के होते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक होने के कारण इनके बीच में एक ही जैसी प्रकृति के हैं, तो जिसके कारण इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो यहाँ से प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को दूर हटाना, ठीक है। एक दूसरे को दूर हटाएंगे तो यहाँ से किसी न किसी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटना पड़ेगा। अगर हम लोग इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा देंगे तो यहाँ 2 के बीच प्रतिकर्षण होगा। अगर हम इस वाले को हटा देंगे तो ऊपर के 2 हाइड्रोक्सी समूह के बीच में प्रतिकर्षण होगा। इसलिए यहाँ पर होता क्या है, 5वें नंबर के कार्बन से यानी कि इन दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप के बीच वाला जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से हटता है।
इस चीज को हम यहाँ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये CHO का हाइड्रोजन हमने इस साइड लगाया, ऑक्सीजन लगेगा ऊपर की तरफ ऐसे, फिर ये कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथे नंबर का कार्बन, ये पांचवें नंबर का कार्बन, इस पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये CH2OH छठा कार्बन। यहाँ पर ये ऑक्सीजन ग्रुप इस कार्बन पर अटैक करता है, इस चीज को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक इस पर आएगा माइनस चार्ज और इस पर आएगा कार्बन पर प्लस चार्ज। ऐसे ही यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। चलिए अब सर ये संरचना बनाते हैं। CH गौर कीजिए, कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एक बचा हुआ है, तो देखिए एक बॉन्ड को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे यहाँ, ठीक है, क्योंकि इस कार्बन को सीधे अंदर किससे जोड़ना है, पांचवें नंबर के कार्बन से जोड़ना है। वैसे तो एक गोल स्ट्रक्चर में होता है ऐसे, पांचवें यहाँ बीच में ऑक्सीजन लिख दें तो हम बता सकते हैं कि ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ, ठीक है, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ रह जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ आगे पांचवें नंबर के कार्बन के साथ हो जाएगा। लेकिन साथ दिखाई दे इसलिए हम इसको इस रूप में लिखते हैं कि ऑक्सीजन का एक बॉन्ड पहले कार्बन के साथ और अगला जो बॉन्ड बनेगा वो पांचवें कार्बन के साथ बनेगा। चलिए पहले हम लोग यहाँ 5 कार्बन ले लेते हैं ऐसे, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा और ये छठा कार्बन, 1 2 3 4 5 इस कार्बन से आगे ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है। बाकी जो कार्बनों के ऊपर जो चीजें जुड़ी हुई है ना एडिटिव जुड़ेंगी, जैसे कि हम दूसरे कार्बन पर OH H, तीसरे कार्बन पर OH H, चौथे कार्बन पर यहाँ OH है और यहाँ हाइड्रोजन, ये पांचवें नंबर का जो कार्बन है यहाँ से एक हाइड्रोक्सी समूह हटा और ऑक्सीजन आगे जुड़ा, ठीक है, इसके साथ यहाँ एक हाइड्रोजन है और ये CH2OH ऐसे। अब ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से हटा OH नेगेटिव, OH नेगेटिव क्या जुड़ेगा कार्बन पॉजिटिव के साथ, तो ये आगे यहाँ पर जुड़ गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, फिर यहाँ खाली स्थान है, यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ फिर से देखिए 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप एक साथ, तो इनके बीच फिर से प्रतिकर्षण हम लोग समझते हैं कि इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से इस तरफ बढ़ जाएगा। अभी राइट साइड में है, इसके बाद क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड वाला लिखते हैं C ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, OH कार्बन, और ये CH2OH। देखिए अच्छा, इसमें प्रतिकर्षण हुआ तो यही कार्बन का क्यों हुआ, ऊपर के कार्बन का क्यों हुआ, ये ही OH इस साइड क्यों आया, ये क्यों गया। देखिए ये है अस्थिर, ये स्थिर है। अस्थिर वो होता है जो कहीं से हटकर दोबारा जुड़ता है, ठीक है, जो कहीं से कहीं रहता है, ठीक है, कहीं से हटा वो कहीं जुड़ गया, वो होता है अस्थिर। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ये अस्थिर है, जिसके कारण ये इस OH भी अपनी स्थिति परिवर्तित करेगा। ये स्थिर है, ये ना ही तो हटा है, एक बार जुड़ा हुआ है, पहले से ही जुड़ा हुआ है, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये अस्थिर होने के कारण क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, प्रतिकर्षण होने के कारण ये पहले ऐसा था, बी ऐसे हो गया, इस रूप में आ गया, ठीक। अब इन दोनों के अलग अलग नाम लिखे जाएंगे। ये चक्रीय संरचना बनी यहाँ पे, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, इन सारी की सारी चक्रीय संरचनाएं हैं, ठीक है, तीनों की, ये भी वो भी। अब हम चक्रीय संरचनाओं के नाम डिफाइन करते हैं, इसका तो कोई नाम डिफाइन नहीं किया जाता है, इसको केवल ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कह सकते हैं, ठीक है, इनका नाम लिखा जाता है। जब OH ग्रुप यहां से हट करके पहले कार्बन पर राइट हैंड की साइड में जुड़ता है तो इसको नाम दिया जाता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। इसके बाद इसको नाम दिया जाता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। यहां अल्फा इस बात को प्रदर्शित करता है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट हैंड साइड के साथ जुड़ा हुआ है, डी डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है, और डी ध्रुवीय को भी डायपोल मोमेंट को भी प्रदर्शित करता है यहाँ पे, ठीक है, डायपोल मोमेंट ध्रुवीय है, ठीक है, वो चीज डी वहां पर इंक्लूड किया जाता है जो ध्रुवीय यौगिकों का निर्माण करते हैं, ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय वे यौगिक होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिण ध्रुवित दिशा में दक्षिण ध्रुवण करते हैं या उत्तरी ध्रुव दिशा में घुमा देते हैं, ठीक है। जैसे प्रकाश
समतल ध्रुवित प्रकाश होता है और किसी पदार्थ पर डाला जाता है तो वो प्रकाश परावर्तित होने के बाद जो आगे चलता है, ठीक है, तो वो दक्षिण की तरफ भी प्रकाश को घुमा सकते हैं पदार्थ, ठीक है, प्रकाश की दिशा तो दक्षिणी दिशा में भी घुमा सकते हैं और प्रकाश की दिशा को उत्तरी ध्रुव में भी घुमा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से होता है। वो एक फिशर प्रोजेक्शन की एक लंबी चौड़ी बात है, उसको हम लोग बाद में समझते हैं, ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो फिर आएगा, ठीक। अभी तो हम लोगों को बस कितना याद रखना है, आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि अल्फा ग्लूकोज तब लिखा जाता है जब हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है, और बीटा ग्लूकोज तब लिखा जाता है जब हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट से लेफ्ट में आ जाता है, ठीक है, एक अल्फा एक बीटा, ऐसे याद रख सकते हैं। डी डायक्रोन मोमेंट के लिए ही लगाया जाता है, डी को आप लोग यहां डायरेक्शन के रूप में समझ सकते हैं। प्लस प्लस जब ग्लूकोज की बारी आती है तो ग्लूकोज में प्लस का उपयोग किया जाता है और जब फ्रक्टोज की बारी आती है तो उसमें माइनस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस लिखना जरूरी होता है, ये फिशर प्रोजेक्शन को प्रदर्शित करता है यहाँ पे, ठीक। तो हम लोगों को उनको समझना नहीं है, बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है, इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब हम लोगों को चक्रीय संरचना बन करके यहाँ पे तैयार है। अब हमें लिखनी है आवर्त संरचना। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, इन्हीं संरचनाओं की सहायता से हम लोग आवर्त संरचना का निर्माण करेंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ पर लिखा है ग्लूकोज की आवर्त संरचना। हावर्त नामक वैज्ञानिक ने ग्लूकोज की संरचना को पाइरेन की संरचना में रूपांतरित किया, जिन्हें हम हावर्त संरचना कहते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ एक चक्रीय संरचना होना चाहिए, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। यहाँ पर आप लोग चक्रीय जरूर लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, हावर्त नामक वैज्ञानिक ने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को पाइरेन की संरचना में रूपांतरित किया, जिन्हें हम हावर्त संरचना कहते हैं। यहाँ स्पेस तो काफी, लेकिन फ्रेम नहीं आ रहा कैमरे, तो हम लोग यहाँ ऊपर की तरफ करेंगे, मैं फ्रेम ऊपर कर रहा हूँ। चलिए, अब काफी स्पेस है। पाइरेन क्या होता है? पाइरेन होता है ये बेंजीन के तरीके का होता है, लेकिन यहाँ इसमें कार्बन होते हैं 5 और एक होता है ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं पाइरेन। ठीक ऐसा ही हुआ है जैसा ग्लूकोज में हुआ है। ये देखिए, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। जिस प्रकार से 5 कार्बनों के बीच में ऑक्सीजन है, ठीक इसी प्रकार यहाँ ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में क्या हो रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 कार्बनों के बीच में एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हावर्त भाई साहब ने इस पाइरेन को देख करके ग्लूकोज की संरचना को पाइरेन के खाद्य बनाने की सोचा, ठीक। तो इन्होंने इस प्रकार की संरचना बनाई जिसे हम हावर्त संरचना कहते हैं। इस तरीके से एक संरचना बनी, ठीक है। यहाँ ग्लूकोज का पहला कार्बन होगा और यहाँ ग्लूकोज का 5वां कार्बन होगा और यहाँ पर होगा ऑक्सीजन, ठीक है। ये यहाँ पर पहला कार्बन है C1, हम इसको ऐसे छोटे से रूप लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 पांचवा कार्बन, ठीक। आप लोग नोट करने के लिए लिख सकते हैं, वरना यहाँ लिखना नहीं होता है। तो ये पहला कार्बन, पहले कार्बन पर क्या क्या चीजें जुड़ी होती है, ठीक है, वो सब लिखते हैं हम, दूसरे पे क्या क्या जुड़ी होती है वो भी लिखते हैं। ये बनाया जाता है इससे, ठीक है, जो कंप्लीट ग्लूकोज की अल्फा डी ग्लूकोज संरचना होती है उससे इसका निर्माण किया जाता है। तो देखिए, पहला कार्बन का कनेक्शन ऑक्सीजन से और 5वां कार्बन का कनेक्शन भी ऑक्सीजन से, ये हमने कर दिया है पहला 5वां कार्बन। अब पहले कार्बन पर यहाँ जुड़ा हुआ क्या क्या है कुछ ही देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं कि कार्बन का एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, एक बॉन्ड अगले दूसरे कार्बन के साथ है, और यहाँ पर 2 बॉन्ड बच गए, वो एक ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक नीचे की तरफ। अब आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, जो अल्फा डी ग्लूकोज में राइट हैंड साइड की है, राइट हैंड साइड पर जुड़ा हुआ है जो चीजें, उनको हम नीचे की तरफ रखेंगे, और जो चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे जुड़ी है उनको हम ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है। जो चीजें इस ऑक्सीजन के अंदर में आ गई, इस बॉन्ड के अंदर में आ गई, वो नीचे रहेंगी। जैसे कि OH है तो ये नीचे की तरफ जुड़ेगा, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जुड़ेगा, ये वाला ऑक्सीजन OH है ये भी नीचे की तरफ जुड़ेगा, ऐसे ये वाला हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जुड़ेगा, ठीक है। जो अंदर की तरफ है वो बाहर आ जाएंगे और जो बाहर की तरफ है वे ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये तीसरा कार्बन आ गया, तीसरे कार्बन पर OH H, ये चौथा नंबर का कार्बन आ गया, और हाँ सब कुछ ठीक है, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ और OH नीचे की तरफ। जो जो चीजें यहाँ पर जुड़ी हुई है राइट हैंड साइड में, वो सब की सब नीचे देखिए, OH नीचे है, ये वाला OH भी नीचे है, ये हाइड्रोजन भी नीचे है, ये OH भी नीचे है, और जो इस साइड है वो सब की सब ऊपर की तरफ है। अब आएगा 5वां कार्बन, 5वें कार्बन पर हम लोगों को ऐसा करना है CH2OH हमेशा ऊपर की तरफ रखना है, ऐसे CH2OH, और ये हाइड्रोजन को हमेशा नीचे की तरफ रखना है, ठीक है।
ये जो स्ट्रक्चर को लेकर तैयार हुई इसका नाम है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। पाइरेनोज ये इसका नाम है। पाइरेनोज इसलिए लगाया गया क्योंकि पाइरेन की बात में यही संरचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया गया। इसको हार्वर्ड संरचना बोलते हैं, ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना, अल्फा डी ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना। अब जैसे हमने इसको बनाया इसी प्रकार से हम बीटा वाले को बनाएंगे। ये यहाँ पर जैसे वहां था पहला कार्बन, वैसे ये पहला कार्बन और ये पांचवा कार्बन। फर्स्ट कार्बन पर चेक कीजिए, OH ऊपर की तरफ आएगा और हाइड्रोजन नीचे की तरफ आएगा क्योंकि हाइड्रोजन अंदर की साइड है, हाइड्रोजन OH। नेक्स्ट कार्बन दूसरा वाला, इस पर OH नीचे की तरफ और हाइड्रोजन ऊपर की तरफ। थर्ड कार्बन OH ऊपर हाइड्रोजन नीचे। ये फोर्थ कार्बन OH नीचे हाइड्रोजन ऊपर। ये पांचवा कार्बन, पांचवें कार्बन पर हमेशा हाइड्रोजन नीचे और CH2OH ऊपर, ठीक है। ऐसे ये जो संरचना बनी है बीटा से बनाई गई है, तो इसका नाम बनेगा बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। ये इसका नाम हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को नीचे की तरफ से वो पहले लिख लिया होगा ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना। हार्वर्ड नामक वैज्ञानिक ने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को पाइरेन की संरचना में रूपांतरित किया, जिसे हम हार्वर्ड संरचना कहते हैं। पाइरेन ये हम लोगों ने लिख दिया, पाइरेन की बातें बनानी है इसलिए पाइरेन को लिख दिया है, ठीक है। पाइरेन को देखकर ग्लूकोज हार्वर्ड ने ग्लूकोज की संरचना को बनाया। तो ये दो संरचनाएं तैयार हुई, एक अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, एक बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। जब हम लोग अभिक्रियाएं करेंगे तो इन्हीं संरचनाओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। वैसे इन संरचनाओं का उपयोग आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ग्लूकोज के निर्माण में इनका उपयोग, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब नंबर आता है फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना का, ठीक है। फ्रक्टोज भी ग्लूकोज की भांति ही एक यौगिक है, ठीक। इसमें भी 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। मैंने पिछला हमने बात किया है ग्लूकोज की संरचना, उसमें कहीं पर भी ग्लूकोज के सूत्र का उपयोग नहीं है, ठीक है। तो आप लोग उसमें कहीं पर भी ये बात लिख दीजिए कि ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ये बात उसमें जरूर लिखिए, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ये बात उसमें आप लोग जरूर लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। फ्रक्टोज का सूत्र भी C6H12O6 ग्लूकोज के समान ही होता है, परंतु इसमें दूसरे कार्बन पर कीटोनिक समूह होता है। इसमें दूसरे कार्बन पर कीटोनिक समूह होता है और ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड समूह, ठीक है, CH2। इसमें होता है CO। फ्रक्टोज भी सरल व चक्रीय दोनों संरचनाओं में होता है। इसे कीटोहेक्सोज भी कहते हैं, जैसे ग्लूकोज को एल्डिहाइड कहते हैं। चलिए हम इसकी संरचना बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे हम लोगों ने पहली बार करा था ग्लूकोज में। 1 ये 2 ये 3 4 5 और ये 6 कार्बन की सीधे साथ कार्बन सर्कल। इसमें क्या होगा, दूसरे कार्बन पर एल्डिहाइड समूह कीटोनिक समूह, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे होगा, ठीक। दूसरे कार्बन पहले कार्बन पर होगा CH2OH, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ होता है OH। ऐसे मैं आपको दिखा दूं, पहले ये हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक। इन दोनों हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ एक साथ करके लिखते हैं ऐसे CH2, ठीक है। तो इसको CH2 लिख दिया। अब पहला दूसरा तीसरा, तीसरे कार्बन पर OH होता है इस साइड में, हाइड्रोजन इस साइड में, बाकी सब में हाइड्रोजन इस साइड होता है, वो हाइड्रोजन। जैसे ग्लूकोज में था बिल्कुल ठीक ऐसा ही फ्रक्टोज में। आगे बात समझिए, बस दूसरे कार्बन पर कीटोनिक समूह उपस्थित है, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक। चलिए अब हम लोगों को इसमें भी बिल्कुल वैसा ही प्रक्रिया होगी, ठीक है। इस फ्रक्टोज में भी वही इंटरमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और इंटरमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के कारण यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप फटता है, ठीक है। फेजर फेलोजेक्शन की इसमें संरचनाएं बनेगी, चक्रीय संरचनाएं। तो चलिए देखते हैं ये ऑक्सीजन, जैसे हमने पिछले उसमें देखा था, पिछले संरचना में देखा था ग्लूकोज में, इसी प्रकार से यहाँ भी ऑक्सीजन 5वें नंबर के कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक। अगर यहाँ से देखोगे तो ये चौथे नंबर का कार्बन पड़ेगा, कीटोनिक ग्रुप से चौथे कार्बन पर अटैक किया जाए, ठीक। चलिए ये थी ग्लूकोज की सरल संरचना। हम इसकी चक्रीय संरचना बनाएंगे आगे की तरफ, इसको ऐसे कहने देते हैं, यहाँ 3 पॉइंट सामने लगा है फ्रक्टोज की, मैंने ग्लूकोज बोल दिया, फ्रक्टोज की सरल संरचना।
फ्रक्टोज की सरल संरचना। इसके बाद CH2OH, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, COH, HOH, CH2 यही लिख देते। तो यहाँ से ये अटैक करेगा। अब ये बनेगी फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना, फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। इसके बाद इनको हम लोग जोड़ के दिखाना है, ठीक है। फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना लिखने के पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, ये जो CH2OH लिखा हुआ है इसको मैं क्लियर करके यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर की तरफ CH2OH, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा CH2OH सीधे रूप में, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये कार्बन का जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ है। ये ना हो सके तो इसलिए इसको उल्टा करके लिखते हैं। इसको लिखा जाता है CH2OH, ठीक है। कि इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोक्सी समूह है, ठीक है, और कार्बन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं उल्टा करके यहाँ पर। तो मैं लिख दूं यहाँ CH2OH, ठीक है। चलिए इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब यहाँ लिखेंगे कार्बन, यहाँ से देखिए एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव, यहाँ से इनका बॉन्ड ब्रेक होगा ये नेगेटिव है पॉजिटिव। चलिए ये CH2OH बाहर की तरफ है तो इसको यहाँ पर ऐसे ही लगा देते हैं CH2OH। नीचे की तरफ तीसरा नंबर का दूसरा कार्बन, सॉरी तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तो ये हो गया तीसरा कार्बन, इस पर OH बाहर की तरफ, हाइड्रोजन अंदर की तरफ, ये चौथा कार्बन आ गया, यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप अंदर की तरफ, हाइड्रोजन बाहर की तरफ, ये आ गया पांचवा कार्बन, इसका कनेक्शन ऑक्सीजन से, और ये CH2OH, ठीक है। अब जो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पांचवा कार्बन से हटा वो जाकर जुड़ेगा पॉजिटिव कार्बन के पास, दूसरे कार्बन के पास, तो यहाँ लिखा जाएगा OH, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ OH OH एक साथ हो गए तो इनमें क्या होगा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होने के कारण क्या होगा बाउंडिंग होगी, घूम जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर घूमेंगे, ध्रुवण होगा, ध्रुवण बोलते हैं इसको, 3 4 और ये CH2OH 1 2 3 4 5, ठीक है। OH बाहर की तरफ आ जाएगा और ये CH2OH अंदर की तरफ। अब मैं इसको सीधा करके लिखूंगा C पहले H2OH ऐसे, फिर ये OH H HOH और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए थे, इसलिए इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, ये राउंड घूमता रहेगा, ठीक है। चलिए इसका नाम बनेगा अल्फा डी माइनस, फ्रक्टोज के लिए माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज के लिए प्लस का, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, ठीक है। तो इसका नाम बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, ये इसका नाम होगा, ठीक। अब हम लोग को इनकी भी संरचना उसी प्रकार बनानी है जिस प्रकार से हावर्त संरचना हम लोगों ने बनाई थी ग्लूकोज की, ठीक। तो मैं आपको लिख दूं ग्लूकोज की हावर्त संरचना, तो सॉरी फ्रक्टोज की, ग्लूकोज ज्यादा याद रहा मेरे को, फ्रक्टोज की हावर्त संरचना, इसमें भी लिखा जाएगा हावर्त नामक वैज्ञानिक ने फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना को फ्यूरॉन की संरचना में रूपांतरित किया। शायद पिछली बार रूपांतरित ऐसे नहीं, नया पूरा लगा था, ठीक है। रूपांतरित आप लोग इसको सेकंड पे ले लीजिएगा, गलत तरीका होगा। रूपांतरित किया जिन्हें हम फ्रक्टोज की हावर्त संरचना कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए
फ्रक्टोज की हावर्त संरचना, हावर्त नामक वैज्ञानिक ने फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना को फ्यूरान की संरचना में रूपांतरित किया, जिन्हें हम फ्रक्टोज की हावर्त संरचना कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ऊपर की तरफ यहाँ पे इसकी संरचना बनाएंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट। ओ माय गॉड, ये तो आधा आ रहा भाई। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मुझे पता ही नहीं चला, ये फ्रेम से बाहर हो गया। ले ले स्क्रीनशॉट, चलिए। तो देखिए ये होता है फ्यूरान, ऑक्सीजन, इसका नाम होता है फ्यूरान। मेरे से तो अच्छे से गमले टाइप का होता है, ठीक है, फ्यूरान। इसकी भांति ग्लूकोज की फ्रक्टोज की संरचना हावर्त भाई साहब ने फ्यूरान की भांति बनाई। देखिए इसमें एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन हो गया, 1 2 3 4 चार कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 चार कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन है। तो हावर्त भाई साहब ने इसी को देखते हुए कल्पना की कि ग्लूकोज फ्रक्टोज को फ्यूरान की भांति बनाया जाता है। तो देखिए उन्होंने फ्यूरान की भांति बना दी इसको। बड़ी पेचीदी संरचना है, बनती नहीं आसानी से। बोला ना मिस्टेक रह गया। ये हो गया, ठीक है। एक और ऐसा बना दो भी साथ के साथ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। ये हो गया यहाँ पर दूसरा कार्बन, क्योंकि दूसरे कार्बन से ही तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये दूसरा कार्बन। पहले कार्बन को हमने सब पहले ऊपर की तरफ, देखिए जो चीज बाहर की तरफ होगी वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। हम लोगों ने ये बात पहले की थी। तो इसका कनेक्शन किसके साथ है? पहले कार्बन का C के साथ। यहाँ पर लगाओ C के बाद है H2 पे जुड़ा हुआ है OH, ठीक है। ऐसे लगता है, ऐसा देखने में ये कार्बन के साथ जुड़ा होता है। अब अंदर की तरफ है OH, तो OH आएगा नीचे की साइड, ये तीसरा कार्बन इस पर, OH अंदर की ओर और हाइड्रोजन बाहर की ओर। फिर ये चौथा कार्बन आ गया, ये इस पर OH अंदर की तरफ, हाइड्रोजन बाहर की तरफ, और ये आ गया पांचवा कार्बन। पांचवें कार्बन पर हमेशा ये CH2OH ऊपर की तरफ रहेगा, ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ। तो ये हाइड्रोजन ऊपर, CH2OH ऐसे, ठीक है। ये अल्फा डी फ्रक्टोज माइनस से बनाया गया है, तो हम इसका नाम यहां पर रखते हैं अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज, एक टिपिकल हो गया फ्यूरेनोज, ऐसे ही बनेगा बस फ्रक्टो फ्यूरेनोज। होता है भाई, मात्रा भी होती है यहाँ। फ्रक्टो फ्यूरेनोज हो गया था ये, तो ठीक है, ये फ्रक्टो फ्यूरेनोज बन गया, ठीक। तो अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज। अब इसको बनाते हैं ऐसे, जो चीजें अंदर की तरफ है उनको कर देंगे नीचे की ओर, जैसे यहाँ पर है CH2OH, OH को कर देंगे ऊपर की ओर। फिर ये दूसरा कार्बन है, तीसरा आ गया, OH ऊपर H नीचे, फिर ये OH नीचे H ऊपर, और फिर ये यहाँ पर हाइड्रोजन नीचे CH2OH OH ऊपर, ठीक है। इसका नाम बनेगा बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज। फ्रक्टो फ्यूरेनोज, ये इसका नाम हो गया, ठीक है, बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज। तो हम लोगों ने ग्लूकोज की सक्रिय संरचना पढ़ी थी, उसकी हावर्त संरचना पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना को पढ़ा, और चक्रीय संरचना के बाद फ्रक्टोज की हमने ये हावर्त संरचना पढ़ी। आप लोगों ने हावर्त संरचना के बारे में नोट कर लिया होगा पिछले स्क्रीनशॉट से। उसके बाद आप लोगों को ये लिखना है फ्यूरान की भांति हावर्त ने जो संरचना बनाई है इनको लिखना है। इसका नाम है अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज, और इसका नाम है बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आ गया हो। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
चलिए अब नंबर आता है ग्लूकोज के निर्माण की विधि पर। ठीक है, पहले हम ग्लूकोज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अगर आपको याद है तो लिखिए, मतलब लिखिए अगर याद है तो। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं। नहीं, देखिए ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में मिलता है। ठीक है, यह मिलती है मुक्त में भी, और मुक्त मतलब अकेली ग्लूकोज, ठीक है, और संयुक्त अवस्था मतलब किसी दूसरे के साथ जुड़ी हुई ग्लूकोज मिलता है। यह मीठे फलों में तथा शहद में होता है, पके हुए अंगूरों में यह बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो ग्लूकोज की सबसे अधिक मात्रा पके हुए अंगूरों में होती है। अब इसके बाद बात आती है फिर ग्लूकोज को बनाने की विधियां। तो मैंने पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सुक्रोज नंबर 1 है सुक्रोज, नंबर 2 है स्टार्च। सुक्रोज व स्टार्च के जल अपघटन द्वारा, दोनों अलग अलग विधि है। अगर हम सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे तब भी हमें ग्लूकोज फ्रक्टोज प्राप्त होगा। ठीक है, और स्टार्च का जल अपघटन करेंगे तब हमें ग्लूकोज प्राप्त होगा। पहले हम सुक्रोज के द्वारा देखते हैं। तो देखिए सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा, सुक्रोज को H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटित कराने पर ग्लूकोज व फ्रक्टोज बराबर मात्रा में प्राप्त होते हैं। यदि सुक्रोज को H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटित करें तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बराबर मात्राओं में प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका सूत्र लिखा है सुक्रोज का C12H22O11, ये सुक्रोज का सूत्र है। सुक्रोज मतलब चीनी, चीनी को ही सुक्रोज कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सुक्रोज लिख दिया। सुक्रोज प्लस H2O, जल डाल रहे हैं इसमें, जल अपघटन मतलब जल के साथ अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति करेंगे। ठीक है, ये परसेंटेज हम रखेंगे। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक, ग्लूकोज फ्रक्टोज हमको प्राप्त होगा, लेकिन इन ग्लूकोज फ्रक्टोज के नाम होते हैं एक अलग से। उनको समझने के लिए हमें इसकी क्या समझनी पड़ेगी, इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, कैसे ये बना हुआ है। देखिए सुक्रोज की संरचना इस प्रकार से बनी होती है। सुक्रोज दो शर्कराओं से मिलकर बनता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के जुड़ने पर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज के जुड़ने पर सुक्रोज का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जिस आबंध के द्वारा जुड़ते हैं इस आबंध को कहते हैं ग्लूकोसाइड आबंध, ग्लूकोसाइड आबंध। ठीक है, यहाँ होता क्या है वास्तव में मैं आपको यहाँ दिखा दूं। यहाँ पर जुड़ा होता है ऐसे, ये फ्रक्टोफ्यूरानोज का पहला कार्बन होता है। ठीक है, ये पहला ये दूसरा, और अब की बात फ्रक्टोज को देखिए, पहला कार्बन इस साइड होता था। ठीक है, इसको पलट के रखा गया है, उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, उल्टा करने के बाद क्या होगा, जो इस तरफ पहला कार्बन होता था वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। उल्टा करेंगे तो ये छठा कार्बन यहाँ पर ऊपर की तरफ होता था, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो उसको उल्टा करके रख लिया। जब अल्फा डी ग्लूकोज के पहले कार्बन का OH समूह, ठीक है, और बीटा डी माइनस ग्लूकोज के पहले कार्बन दूसरे कार्बन का OH समूह आपस में क्रिया करते हैं, ये और ये। ठीक है, दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो ग्लूकोसाइड आबंध के द्वारा जुड़ते हैं। अब ग्लूकोसाइड आबंध कब बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोक्सी समूह और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, यहाँ ऐसे समझ लीजिए, ये देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव दोनों जुड़ के जल के रूप में बाहर निकलते हैं, तब जाके सुक्रोज बनता है। ऐसे तब जाके क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। ठीक है, यहाँ से जल का मॉलिक्यूल बाहर निकला है। सुक्रोज को ईसु शर्करा भी कहते हैं, गन्ने के रस को भी ईसु शर्करा कहते हैं। ठीक है, लिक्विड सुक्रोज। अब देखिए गन्ने के रस में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। जब उसको शुष्क किया जाता है, उससे पानी को उड़ाया जाता है। ठीक है, गर्म करके भाप बना के पानी को उड़ाया जाता है तो हमें सुक्रोज यानी कि चीनी प्राप्त होती है। चीनी ठोस होती है और गन्ने का रस लिक्विड होता है। ठीक, दोनों को गर्म करेंगे, जब बाहर निकलेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, सुक्रोज प्राप्त होगा। ठीक, अब आप लोग देखिए ग्लूकोसाइड आबंध के द्वारा ये जुड़े होते हैं। ये ऑक्सीजन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो ऑक्सीजन के द्वारा बॉन्ड बना होता है इसको ग्लूकोसाइड बॉन्ड कहते हैं। अब जब चीनी के अंदर दोबारा से हम लोग जल डालते हैं तो जल डालने के पश्चात ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ईसु शर्करा के अंदर ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक, अब जब इनको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कैसे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। आप ऑक्सीजन की किसी भी साइड से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इस साइड से ब्रेक कर दीजिए या उस साइड से,
तो चलिए ये नेगेटिव, ये कार्बन इस साइड का पॉजिटिव, ये वाला कार्बन, ठीक है। अब OH माइनस इस कार्बन पर जुड़ेगा, ये देखिए जोड़ दिया हमने, ठीक है। और ये H पॉजिटिव जो यहाँ से निकलेगा वो इस ऑक्सीजन पर जुड़ेगा, तो ये देखिए ये हम लोगों ने जोड़ दिया, ठीक है। ये प्राप्त हुआ हमें अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और ये प्राप्त हुआ हमें बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अगर सुक्रोज का जल गठन करते हैं तो हमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज प्राप्त होते हैं, ठीक है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इस बात को याद रखिए जरूर कि ग्लूकोक्साइड बंध दो शर्कराओं के बीच में बनता है, ग्लूकोक्साइड बंध दो शर्कराओं के बीच में बनता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सिग्नल कैसी हुई? ठीक है, ठीक है, बड़ा सही है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। सुबह में स्कूल चला गया था तो अब दोबारा वीडियो को पढ़ रहे। अगला नंबर था स्टार्च के जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज के निर्माण ग्लूकोज का निर्माण होना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं स्टार्च के जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज का निर्माण, ठीक है। ग्लूकोज स्टार्च को मैंने गलत बोल दिया, जब स्टार्च को H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक की उपस्थिति में 393 केल्विन ताप में 2 से 3 एटम दाब पर जल अपघटित करते हैं तो हमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की इकाइयां प्राप्त होती हैं, ठीक है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की इकाइयां प्राप्त होती हैं। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मूला लिखा है C6H10O10 N नंबर, ठीक है। NH2O जितना आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे एक लिखेंगे, एक बार लिखेंगे इसको तो यहाँ एक H2O की जरूरत पड़ेगी, दो लिखेंगे तो यहाँ पर दो H2O की जरूरत पड़ेगी, अगर यहाँ तीन लिखोगे तो ये तीन H2O की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। H2SO4 की प्रेजेंटेशन है, 393 केल्विन टेम्परेचर है और 2 से 3 एटम दाब है, ठीक है। और 600 ये ग्लूकोज हमें प्राप्त हुआ। ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो इस तरीके से ग्लूकोज लिखना है, ठीक है। और अगर स्ट्रक्चर बनाने लिखेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, ग्लूकोज लिख दीजिए, ठीक है, केवल और केवल ग्लूकोज। अब देखिए हमने यहाँ एग्जांपल के तौर पे दो ही रखा है, दो H2O लेंगे, ठीक है, और ये हमें दो ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे, ठीक। चलिए अब स्टार्च की संरचना कैसी होती है, देखिए अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है उसकी बहुत सारी इकाइयां एक साथ जुड़ती हैं तो स्टार्च बनता है। अल्फा डी ग्लूकोज का पहले ग्लूकोज का चौथा कार्बन दूसरे ग्लूकोज के पहले कार्बन पर जुड़े हाइड्रोजन समूह से क्या होता है, आबंध बनाता है, ग्लूकोक्साइड आबंध। ये ग्लूकोक्साइड आबंध के द्वारा बने होते हैं। जिस प्रकार इस ग्लूकोज के पीछे ये ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार एक दूसरा ग्लूकोज यहाँ इसके पीछे जुड़ा हुआ होगा, इसी प्रकार एक ऐसा ही ग्लूकोज इसके आगे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये बॉन्ड इसीलिए लगा के रखा है, ये ब्रेक किया है, ऐसे कट किया है, और इस तरह भी क्या हमने स्टार्च के बीच का पार्ट ले रखा, जिस प्रकार से ये ग्लूकोज है इसके आगे भी ऐसे ग्लूकोज है, उसके आगे भी ऐसे ग्लूकोज मिलेगा और उसके आगे भी ऐसे ग्लूकोज मिलेगा। तो जब बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज एक लाइन में जुड़े तब जाके स्टार्च बनेगा। अब सारे ग्लूकोज को तो हम एक साथ लिख सकते हैं, सारी स्टार्च की संरचना को तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ये अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है और बहुलक में बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ जोड़े जा सकते हैं, 100 200 300 इस प्रकार से, ठीक है। तो इतने ज्यादा ग्लूकोज को हम यहाँ नहीं लिख सकते, हम लोगों ने यहाँ केवल दो ग्लूकोज को लिखा है स्टार्च की संरचना में बीच से। तो ये बॉन्ड ब्रेक किया है यहाँ पे। अब चेक कीजिए, यहाँ से अगर हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक H2O यहाँ से एक H2O का भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, एक बॉन्ड यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हैं, आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये माइनस ये प्लस, इस माइनस पे तो जुड़ेगा हाइड्रोजन पॉजिटिव, ठीक है, और इस प्लस पे जुड़ेगा जो इस तरफ प्लस चार्ज आएगा कार्बन पे, तो कार्बन पे जुड़ेगा OH माइनस। देखिए इस कार्बन का पहला कार्बन, इस ग्लूकोज का पहला कार्बन, इस पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे जुड़ना यहाँ से निकल गया हाइड्रोजन, तो देखो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ रखा, ठीक है। ये दूसरे वाला ग्लूकोज, इस ग्लूकोज के चौथे कार्बन पर, ये चौथा कार्बन है यहाँ पे, चौथे कार्बन पर यहाँ जुड़ेगा प्लस है, प्लस पे जुड़ेगा OH माइनस, तो देखिए अब यहाँ पे OH माइनस जोड़ रखा है, ठीक है। ये तो दूसरा H2O हम लोग डाल रखा है, इसको ब्रेक करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब चेक कीजिए इस ग्लूकोज में अगर हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव भी यहाँ से जुड़ेगा हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो देखिए इस ग्लूकोज में यहाँ ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए, इस साइड अगर हम लोग इसमें बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन को हटाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की ओर से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस। देखिए यहाँ भी इस कार्बन पर प्लस है, इसी साइड के ग्लूकोज के चौथे कार्बन पर प्लस है, यहाँ भी इस ग्लूकोज के चौथे कार्बन पर ही प्लस है, ठीक है। इस प्लस पर क्या जुड़ेगा, ये वाला OH माइनस, तो देखिए हमने OH माइनस यहाँ पर जोड़ रखा है, ठीक। तो इस प्रकार से इसकी संरचना हुई, इसकी स्ट्रक्चर हुई, और यहाँ हमने मैकेनिज्म खोल के दिखाया। आप लोगों को ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पेपर में इसके बारे में नहीं पूछा जाता, पेपर में आपको यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक का करना है, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, आप इसको कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप इसको लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखना है तो कोई बात, ठीक है, आप यहाँ तक तैयार कीजिए, इतने पर ही आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब नंबर आता है ग्लूकोज के रासायनिक गुणों का। ग्लूकोज बनाने की दो विधियां थी तो हमने लिख दी, ठीक है। अब आप लोग लिखिए ग्लूकोज के रासायनिक गुण। तो पहला ग्लूकोज का रासायनिक गुण है कि ग्लूकोज में आप कैसे पता करोगे ग्लूकोज के पहले कार्बन पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो ग्लूकोज देता है, ठीक है। लेकिन हम उनमें से सबसे ज्यादा जो प्रचलित अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है हाइड्रोसाइनाइड के साथ। हम वो करेंगे ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोसाइनाइड के साथ। इस प्रश्न को पेपर में किस प्रकार से पूछा जाता है वो हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, आप पहले हेडिंग लिख लीजिए ग्लूकोज के रासायनिक गुण। उसके बाद देखिए आप कैसे पता करोगे कि ग्लूकोज के पहले कार्बन पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। इस प्रकार से प्रश्न आता है, ठीक। आप यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोसाइनाइड के साथ क्रिया करके, ठीक है। अगर एक नंबर में है तो हाइड्रोसाइनाइड HCN के साथ क्रिया करके पता चलेगा कि ये एल्डिहाइड समूह। कैसे? देखिए ग्लूकोज की संरचना होती है ऐसे CHO C 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और ये 6 CH2OH। मैं इसको शॉर्टकट में करके लिखूंगा अभी पहले, उसके बाद देखिए ये हो गया। यहाँ पर देखिए हम इस चीज को इस प्रकार से लिख सकते हैं CHO 1 2 3 4 चार कार्बन है, चारों पर क्या जुड़ा हुआ है HOH। वो स्थिति चाहे कुछ भी हो, इस साइड हो चाहे इस साइड हो, चार एक जैसे कार्बन है और चारों पर एक एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं CHOH और इसका लगा देंगे बाहर फुल कोड, यहाँ लिखेंगे CH2OH, ठीक है। जो सेम सेम है उनको सबको एक साथ लिखेंगे इस प्रकार। अब प्लस में लिखेंगे HCN जिसके साथ हम लोग क्रिया करेंगे, ठीक है। क्रिया करने के पश्चात ये बनेगा CHCNOH, CHOH का होल फोर और ये CH2OH। इसका नाम बना ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, ये बन करके यहाँ तैयार हुआ, ठीक है। हुआ कैसे? ऐसे हुआ। इस अभिक्रिया को हम एल्डिहाइड ग्रुप के साथ क्रिया होने वाली अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये कैसे अभिक्रिया है जो केवल एल्डिहाइड मतलब केवल ही हम कह सकते हैं, ठीक है। और सारी चीजें कीटोन के साथ भी होती है ये अभिक्रिया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि एल्डिहाइड समूह को पता करने के लिए हम इसकी अभिक्रिया HCN के साथ कराते हैं। तो देखिए HCN के साथ क्रिया कैसे करता है वो मैकेनिज्म चेक कर लीजिए पहले। CHOH का होल फोर CH2OH। देखिए इसमें हाइड्रोजन इस साइड पर होता है, जब HCN के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ से मोल ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस, क्योंकि कार्बन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ से मोल ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इस नेगेटिव ऑक्सीजन पर जुड़ता है हाइड्रोजन पॉजिटिव और ये CN जाकर जुड़ता है कार्बन पर। तो इस प्रकार बनता है COH CN CHOH का होल फोर और ये CH2OH ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखो होता है, ठीक। और ये इसका प्लस माइनस हम मैकेनिज्म किया, इस मैकेनिज्म के द्वारा ये बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड टूट करके क्या होता है ये प्लस वाला माइनस पे माइनस वाला प्लस में जाकर जुड़ता है, तब जाके ये बनता है, ठीक है। और ये हाइड्रोसाइनाइड ग्लूकोज के इन बाकी के जितने भी कार्बन है हाइड्रोक्सी समूह जाकर जुड़ा हुआ उनके साथ क्रिया न करके एल्डिहाइड समूह के साथ ही क्रिया करता है और तब जाके ही साइनोहाइड्रिन बनता है, जिसको हम ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी परिभाषा लिखने का नंबर आता है तो हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा में कि ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोसाइनाइड ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोसाइनाइड के साथ कराने पर ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। जिस दोबारा से देखिए ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोसाइनाइड के साथ करने पर ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया से हमें पता चलता है कि ग्लूकोज के पहले कार्बन पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, ठीक है। ये बात हम लिख सकते हैं, या जिससे हमें पता चलता है कि ग्लूकोज के पहले कार्बन पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, ठीक। तो इसके छोड़ दीजिए इसका। अब एक दूसरा मेथड आता है, आप कैसे पता करोगे ग्लूकोज के पहले कार्बन पर एल्डिहाइड समूह है। इसी का एक दूसरा मेथड है हाइड्रोक्सिलिक एमीन के साथ क्रिया करके भी हम इस बात का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब लिखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सिलिक एमीन के द्वारा हाइड्रोक्सिलिक एमीन के द्वारा हाइड्रोक्सिलिक एमीन का फॉर्मूला NH2OH। ये अमोनिया के वियुक्त में एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस NOH प्लस में H2O ये बाहर निकलेगा। इसका नाम बनेगा ग्लूकोक्सीन, ग्लूकोक्सीन ओ
ग्लूकोक्सीन, ठीक है। तो ये इसका नाम बना। अब इसका मैं मैकेनिज्म लिख देता हूँ। इसका मैकेनिज्म इस प्रकार से CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CHOH का होल बॉन्ड CH2OH प्लस NH2 N नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े हैं दो, और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन हटेंगे तो ये 2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, इस 2 पॉजिटिव ये O नेगेटिव पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर दोनों हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो ये बनेगा H2O, और ये H2O बाहर बचा क्या कार्बन, कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा और बाकी CHOH का होल बॉन्ड है, और ये यहाँ पर CH2OH है, ठीक है। ये नाइट्रोजन 2 नेगेटिव इस कार्बन को पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और ये इस प्रकार से, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म है ग्लूकोक्सीन का, तो ये इस प्रकार से बना। इस अभिक्रिया में भी हम लिख सकते हैं कि ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिलिक एमीन के साथ कराने पर ग्लूकोक्सीन प्राप्त होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ग्लूकोज के पहले कार्बन पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। तो दो मेथड हो गए, इसका स्क्रीनशॉट दीजिए।